हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो हम लोग अपनी डिस्कशन जो है कंटिन्यू करने जा रहे हैं सर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर। हम लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 तक ख़त्म कर लिया था। अब हमारे पास है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। ठीक है जी, चलो सर। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 इज कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। तो सर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के बारे में क्या कहना है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं पहले रिपेयर। ये सब सर स्टार्टिंग की चीज़ें हैं जो ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक, यहां पर 4.7 पढ़ते हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ ऑल एक्टिविटीज विच हैव द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग और रिस्टोरिंग एन एसेट in or to a state in which it can perform its required function at intended capacity and in efficiency। क्या कहता है सर, कोई भी ऐसा फंक्शन जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक जो एसेट है हमारा उसको ऐसी कंडीशन में लेकर आना है कि जिस कंडीशन में वो रिक्वायर्ड फंक्शन कर सके, जो हम चाहते हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उस एसेट से वो पूरी हो सके at the intended capacity and efficiency, कि वो अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ एसेट काम करे। हम उसको इसलिए रिपेयर और उसकी मेंटेनेंस करवाते हैं। सर सिंपल सी एग्जांपल है, कार है हमारी। एक कार को हम लोग सर्विस करवाते हैं टाइम टू टाइम। क्यों करवाते हैं? ताकि वो कार जो है दैट इज आवर एसेट, वो अपना रिक्वायर्ड फंक्शन ठीक ढंग से, सही ढंग से, जो एक्सपेक्टेड जो वे है उसके हिसाब से वो अपना काम करती रहे। ठीक है जी, तो उससे हम लोग बोलते हैं रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। चलो अब इसके बारे में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या दिया गया कि किस तरह से आपने रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना है। क्या कुछ चीजें उसमें देखी जाती हैं कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट को किस तरह से हम लोगों ने क्लासिफाई करके अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में उसको प्रेजेंट करना है, राइट। सो अगर प्रिंसिपल्स ऑफ मेजरमेंट की बात करें, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट शैल बी द एग्रीगेट ऑफ द डायरेक्ट एंड द इनडायरेक्ट कॉस्ट रिलेटिंग टू रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। कहता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट है, मतलब क्या कि सर कोई मटेरियल लगा, कुछ और लगा, तो सब चीज़ों को मिलाकर जितनी भी हमारी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट है तो वह सब चीजों का हम लोग टोटल करते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कंज्यूमेबल, स्टोर स्पेयर्स, मैन पावर, इक्विपमेंट यूजेज, यूटिलिटीज एंड अदर आइडेंटिफाइबल रिसोर्सेज। और इनडायरेक्ट कॉस्ट हमें पता ही है सर, कॉस्ट ऑफ इन हाउस रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्टिविटी। अगर जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्टिविटी है हमारी फैक्ट्री के अंदर ही हो रही है, जो उसकी फैसिलिटीज हैं वो हमारी फैक्ट्री के अंदर ही, हमारा एक अलग डिपार्टमेंट बना रखा है हमने, ठीक है, जिसका काम क्या है रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्टिविटी को कैरी आउट करना, तो उसकी कॉस्ट किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग। सर वो डिपार्टमेंट में अगर हम लोग रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो फंक्शन है वो कैरी आउट करते हैं तो कुछ ना कुछ कॉस्ट तो उस डिपार्टमेंट में हम लोग इनकर करते हैं ना। किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे? शैल इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, consumable stores, spares, manpower, equipment usage, utilities and other resources used in such activity। तो वो कहते हैं कि उस एक्टिविटी करने के लिए जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल हुई, यूज़ हुई, मटेरियल है, कंज्यूमेबल्स है, स्पेयर्स है, मैन पावर है, सैलरीज जाती हैं उस डिपार्टमेंट में, इक्विपमेंट की यूजेज है, ठीक, यूटिलिटीज़, अदर रिसोर्सेज, जितनी भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं उन सब की कॉस्ट को इंक्लूड करेंगे इन द रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। ठीक है जी, कोई डाउट यहां तक? चलो, कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्टिविटी कैरिड आउट बाय आउटसाइड कॉन्ट्रैक्टर। अगर कोई बाहर से किसी को बुलाया है रिपेयर एंड मेंटेनेंस करने के लिए, ठीक, अब आगे की चीज ध्यान से सुनना, कैरिड आउट बाय आउटसाइड कॉन्ट्रैक्टर इनसाइड द एंटिटी। मतलब क्या कि बाहर से किसी से मैंने फोन पे बात की कि भैया रिपेयर एंड मेंटेनेंस करनी है, वो कहता है जी मैं आपकी फैक्ट्री में आके करूंगा, ठीक है, हमारे प्रेमिसेस के अंदर हो रही है वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का। शेल इंक्लूड चार्जेस पेबल टू द कॉन्ट्रैक्टर। वो कहता है जो इंसान आकर रिपेयर एंड मेंटेनेंस करेगा वो अपने लेबर चार्जेस तो लेगा ना,
ठीक, उसके अलावा अगर कोई मटेरियल यूज हुआ, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कंज्यूमेबल, स्पेयर्स, मैन पावर, कहता है जो आया था उसके अलावा भी कोई खर्चा होता है, कोई मटेरियल यूज होता है, कुछ भी जो भी किसी भी किस्म का जो खर्चा होता है, दैट इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। ये किस केस में है? अगर कोई आउटसाइड कॉन्ट्रैक्टर जो है वो आपके प्रीमिसेस में आके रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्टिविटी करता है। आगे, the cost of repairs and maintenance jobs carried out by the contractor at its premises। अब क्या है, आपने फोन किया कि भैया रिपेयर एंड मेंटेनेंस करानी है, मेरा ये मशीन खराब हो गया, वो कहता सब ऐसा है, मैं तो आ नहीं सकता, आप मशीन मेरे पास भिजवा दो, ठीक है ना। तो अब वो क्या कर रहा है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो आउटसाइड कॉन्ट्रैक्टर है, वो अपने प्रीमिसेस में रिपेयर एंड मेंटेनेंस जॉब कैरी आउट करता है। तो उस केस में क्या होगा, शैल बी डिटरमिन्ड एट द इनवॉइस और द एग्रीड प्राइस इंक्लूडिंग ड्यूटीज एंड टैक्सेस एंड अदर एक्सपेंडिचर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल देयर टू नेट ऑफ डिस्काउंट्स। तो वो सब चीजें जैसे कि हम लोग देखते आ रहे हैं कि जो वो फाइनल बिल हमें बनाकर देगा तो उसके हिसाब से हम लोग उसे पेमेंट कर देंगे। अगर टैक्सेस का इनपुट क्रेडिट मिलेगा तो वो हमारी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। यही हम लोगों ने स्टार्टिंग से सीखा है, ठीक है। वो यूनिवर्सल रूल है, वो हर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में काम करेगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स एंड जॉब्स कैरिड आउट बाय द आउटसाइड कॉन्ट्रैक्टर शैल इंक्लूड द चार्जेस मेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर इन द कॉस्ट ऑफ ओन मटेरियल कंज्यूमेबल। वो कहता है कि ये जो केस है, इस केस में क्या होगा, इस केस में कॉन्ट्रैक्टर किस किस चीज के लिए चार्ज करेगा आपसे। कहता उसने एक तो जो बेसिक चार्जेस, जो लेबर चार्जेस हो गए, उसके मेहनत के चार्जेस हो गए, प्लस अगर कोई मटेरियल लगा उसका पैसा अलग से लगाएगा बिल में, अगर कोई और स्पेयर्स लगा उसका पैसा अलग से लगाएगा बिल में, कोई और इक्विपमेंट यूज हुआ उसका पैसा अलग से लगाएगा बिल में। तो वो सब चीजें वो इसमें इंक्लूड करेगा, ठीक। Each type of repair and maintenance shall be treated as a distinct activity if material and identifiable। अगर कहता है कि दो मशीन्स की रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवा रहे हो तो दोनों मशीन्स की एक्टिविटी को अलग अलग माना जाएगा, उसको एक रिपेयर एंड मेंटेनेंस की एक्टिविटी नहीं माना जाएगा, उसको हम लोग डिवाइड करके अलग अलग मानेंगे। Cost of repairs and maintenance activities shall be measured for each major asset category separately। Cost of spares cost of spares replaced which do not enhance the future economic benefits from the existing asset beyond its previously assessed standard of performance shall be included under the repair and maintenance cost। वो कहता है कि कोई आपने स्पेयर चेंज किया एक मशीन में, लेकिन उस स्पेयर के चेंज होने से उस मशीन जो हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स देने वाली है उस पर कोई इंपैक्ट नहीं आया। अगर मैंने कहा कि मेरी मशीन 10 साल चलेगी, ठीक है, 4 साल बाद मैंने एक स्पेयर चेंज करवाया, तो स्पेयर के चेंज होने से जो लाइफ है मशीन की वो इंक्रीज नहीं हो रही सर। जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो टोटल 10 साल का ही रहेगा, मतलब आने वाले अगले 6 साल तक का ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो जितना भी उस स्पेयर की कॉस्ट है उसको मैं कहाँ ले जाऊंगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट में, ठीक। पूरी की पूरी वैल्यू को मैं अपनी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट में ले जाऊंगा। उसके बाद वो कहता है हाई वैल्यू स्पेयर व्हेन रिप्लेस्ड बाय अ न्यू स्पेयर एंड इज रिकंडीशनड, ठीक है, विच इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स द सेम शेल बी टेकन इनटू स्टॉक। कहता है कि अगर कोई ऐसा स्पेयर, हाई वैल्यू स्पेयर हमने चेंज किया है जिससे कि एसेट की लाइफ बढ़ सकती है या किसी भी तरह के जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमें अचीव होने हैं उस एसेट से वो इंक्रीज होते हैं, राइट, हम रिप्लेस करते हैं नए स्पेयर के साथ ओल्ड स्पेयर को, तो उस केस में हम लोग उसे स्टॉक में लेंगे। सर किस तरह से, न्यू स्पेयर अगर हमारा 1 करोड़ का है और द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग स्पेयर आफ्टर रिकंडीशनिंग इज एस्टिमेटेड एट 20 लाख्स। एक तो नया स्पेयर जो 1 करोड़ का था, प्लस पुराने वाले को भी हमने रिकंडीशन किया तो वो 20 लाख का था, तो डिफरेंस जो है 80 लाख्स का, दैट शैल बी ट्रीटेड एज रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक। The cost of major overhaul shall be amortized on the rational basis over the life of the asset, right?
उसके बाद सर सिंपल है, फाइनेंस कॉस्ट इंक्लूड नहीं होगी, इंप्यूटेड कॉस्ट इंक्लूड नहीं होगी। अगर स्टैंडर्ड्स के साथ वेरिएंसेस आते हैं, प्राइस वेरिएंसेस नॉर्मल है तो उसकी हम लोग कॉस्ट में इंक्लूड कर देंगे, एबनॉर्मल है तो कॉस्टिंग P&L में ले जाएंगे, सब्सिडी ग्रांट इंसेंटिव है तो माइनस कर देंगे, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस है तो कॉस्टिंग P&L में ले जाएंगे हम लोग, फाइन्स पेनल्टीज को इंक्लूड नहीं करते, क्रेडिट रिकवरीज है तो माइनस करेंगे। एनी चेंज इन द कॉस्ट अकाउंटिंग शैल बी ओनली इफ इट रिजल्ट्स इन द बेटर इंटरप्रिटेशन। ठीक है जी, ये सारा कुछ कॉमन है जो हम लोग पीछे से पढ़ते आ रहे हैं। तो इतना पार्ट इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए समझना कि अलग अलग कितनी तरह की रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस हो सकती है, अपनी फैक्ट्री के अंदर हो सकती है, दूसरी हो सकती है कि बाहर से कोई आउटसाइड कॉन्ट्रैक्टर हो लेकिन आपकी फैक्ट्री में आके करे, तीसरी हो सकती है कि वो अपने ही प्रीमिसेस पे करे, आपको अपना एसेट वहां पर भेजना पड़े। ठीक, तो अलग अलग तरह की केसेस में आप लोगों को किस तरह से ट्रीटमेंट करना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड, राइट। चलो सर, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के बारे में बात करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ द सर्विस कॉस्ट सेंटर। देखो, किसी भी फैक्ट्री में हम लोग जब ओवरहेड्स का चैप्टर पढ़ा था तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि जो डिपार्टमेंट्स होते हैं किसी भी फैक्ट्री में उसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक, हमने कहा कि जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं किसी भी फैक्ट्री के, उसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सर, एक होते हैं हमारे पास प्रोडक्शन और दूसरे हमारे पास कौन से होते हैं, सर्विस। ठीक है जी, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है दीज आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स। जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सपोर्ट सर्विसेज देते हैं, ऑक्सिलरी सर्विसेज, राइट। सो सर्विस डिपार्टमेंट का काम क्या है, इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को सर्विस देना। दी सर्विस डिपार्टमेंट्स आर नॉट डायरेक्टली involved in the production of goods and services। ठीक है, तो इस सर्विस डिपार्टमेंट की जब सर सर्विसेज देगा तो इसका कुछ ना कुछ कॉस्ट तो इनकर कर रहा है वो सर्विसेज प्रोवाइड करने में, बिल्कुल कर रहा है सर। ठीक है, तो जो भी कॉस्ट वो इनकर कर रहा है सर्विसेज प्रोवाइड करने में, ठीक, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करनी है, क्या किस किस तरह की सर्विसेज हो सकती हैं, किस किस तरह से हमने उसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक, तो ये हमें कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 बताता है सर। चलो जी, सपोर्ट सर्विस कॉस्ट सेंटर, द कॉस्ट सेंटर विच प्राइमरली प्रोवाइड्स ऑक्सिलरी सर्विसेज अक्रॉस द एंटिटी। कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट जो आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सपोर्ट सर्विसेज, ऑक्सिलरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट सर्विस कॉस्ट सेंटर। इसके साथ ही एक और टर्म यूज की गई, दैट इज द स्टैंड बाय सर्विसेज। स्टैंड बाय सर्विसेज क्या है सर, बैकअप फैसिलिटी बना के चलते हैं कि इन केस ये जो सर्विस सेंटर है हमारा एक उसका जो वर्किंग है वो कहीं ना कहीं फेल हो गई तो उसका हम लोग बैकअप प्लान तैयार करके रखते हैं, उसको बोलते हैं स्टैंड बाय सर्विस। किस तरह से उसकी जो प्रिंसिपल्स ऑफ मेजरमेंट क्या है, क्या कुछ हमें ध्यान रखना है जब हमें सर्विस कॉस्ट इंक्लूड करनी है। Each identifiable service cost center shall be treated as a distinct cost object for the measurement of the cost of services. The cost of service cost center shall be aggregate of direct and the indirect cost attributable to the services being rendered. वो कहता है कि उस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट थी वो भी लेंगे। डायरेक्ट कॉस्ट किसकी, उस सर्विस डिपार्टमेंट की डायरेक्ट कॉस्ट, नॉट द डायरेक्ट कॉस्ट विच कैन बी आइडेंटिफाइड इन द वन यूनिट ऑफ द फिनिश्ड गुड। वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए इनडायरेक्ट कॉस्ट ही रहेगी। डायरेक्ट कॉस्ट किसकी होगी, सर्विस डिपार्टमेंट की डायरेक्ट कॉस्ट की, कितना मटेरियल लगा। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कैंटीन सर्विसेज है तो कैंटीन में एक समोसे को बनाने के लिए उसमें कितना आलू डाला था सर, ठीक है ना, वो एक स्टैंडर्ड रेशियो है आप लोगों के पास, क्लियर है। तो वो क्या हुआ, वो डायरेक्ट मटेरियल हुआ। लेकिन अगर हम लोग प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल होगा, ठीक है। The cost of in-house services shall include cost of material consumable stores। अगर कहता है इन हाउस ही है वो सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं तो उसकी कॉस्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए कितना मटेरियल लगा, कितनी लेबर लगी, कितनी मैन पावर लगी, कोई इक्विपमेंट लगे तो वो कितने लगे, यूटिलिटीज और अदर रिसोर्सेज यूज्ड इन सच सर्विसेज। The cost of services rendered by the contractors within the facilities of the entity shall include the charges payable plus the cost of material। जैसे अभी हम लोगों ने पिछले कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 में देखा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में कि कोई कॉन्ट्रैक्टर है जो हमारे प्रीमिसेस में आके सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, तो कहता है कि जितना तो वो अपना मेहनत का पैसा लेगा, एक तो वो
चार्जेस पेबल प्लस अगर कोई मटेरियल यूज हुआ तो वो भी यूज उसमें ऐड करेंगे, कंज्यूमेबल हुआ वो भी ऐड करेंगे, तो वो सब उस चीजें उसमें ऐड हो जाएंगी। उसके बाद रेंडर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर एट देयर प्रेमिसेस, राइट। तो दो चीजें हैं, एक तो हो गया विद इन द फैसिलिटीज ऑफ एंटिटी कि वो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आपके पास आकर सर्विसेज दे रहा है, दूसरी ये है कि वो अपने प्रीमिसेस से ही आपको सर्विसेज दे रहा है। कॉस्ट ऑफ सर्विसेज फॉर द पर्पज ऑफ इंटर यूनिट ट्रांसफर्स शैल आल्सो इंक्लूड द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इनकर्ड फॉर सच ट्रांसफर। अगर कोई इंटर ट्रांसफर जैसे कि ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट एक यूनिट से दूसरे यूनिट पे ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसके लिए वो कहता है जो भी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, जो फ्रेट है उस ट्रांसपोर्ट का, वो भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है जी। The cost of services for the purpose of inter-company transfer shall also include the distribution। एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जब ट्रांसफर करना है तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी इंक्लूड होगी और साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स भी इंक्लूड होंगे। यहाँ क्या था, इंटर यूनिट, हमारे ही एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, इंटर कंपनी हमारी कंपनी से किसी और कंपनी में जाना है। कॉस्ट ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड टू द आउटसाइड पार्टीज, अगर किसी और आउटसाइड पार्टी को दे रहे हैं, शैल इंक्लूड द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एंड द मार्केटिंग ओवरहेड्स। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सब था सर्विस के बारे में एंड दिस इज सिमिलर टू जो हम लोगों ने रिपेयर एंड मेंटेनेंस में पढ़ा, इसीलिए दोनों कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मिलाकर हम लोगों ने एक किया। ठीक है जी। फाइनेंस, उसके बाद तो सर सारा कॉमन है। फाइनेंस कॉस्ट इंक्लूड नहीं करेंगे, इंप्यूटेड कॉस्ट इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ कंपेयर करके कोई भी वेरिएंसेस आते हैं, अगर वो नॉर्मल है तो हमारी सर्विस कॉस्ट का पार्ट बनेगा, और अगर वो एबनॉर्मल है तो कहाँ जाएगा, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सब्सिडी, ग्रांट या इंसेंटिव मिलता है तो उसको माइनस करेंगे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सर्विस शैल बी डिटरमिन्ड बेस्ड ऑन द नॉर्मल कैपेसिटी एंड एक्चुअल कैपेसिटी। CA 7 को कहता ध्यान में रखते हुए नॉर्मल कॉस्ट को किस तरह से ट्रीट करना है, वो सब चीजें हमें देख लेनी है। ठीक है जी। एबनॉर्मल कॉस्ट जो है वो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी। पेनल्टीज, डैमेजेस को हम लोग नहीं कंसिडर करते। क्रेडिट्स और रिकवरीज अगर कोई हैं तो उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। एनी चेंज इन द कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल कब करते हैं सर, अगर लॉ की रिक्वायरमेंट हो या उसकी इंटरप्रिटेशन बेटर हो सकती है हमारे, तो उस केस में हम लोग उसे चेंजेस करते हैं, राइट। उसके बाद डिस्क्लोजर्स, जो हमने पढ़ा सब कुछ डिस्क्लोज करना है सर, कितनी सब्सिडी है, कितना ग्रांट है, कितना खर्चा है, कितना डायरेक्ट है, कितना इनडायरेक्ट है, सब कुछ हम लोगों ने उसे डिस्क्लोज करना है, राइट। सो इसके साथ हमारा 12th एंड 13th कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हुआ खत्म, राइट। बहुत सारी चीजें हैं जो कॉमन है बिल्कुल, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग उसको फटाफट से कर रहे हैं। जैसे कि फाइनेंस कॉस्ट से ऑनवर्ड देखें तो यहाँ से सब कुछ हमारा कॉमन है जो हम लोग पिछले कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है सर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगले कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ कंटिन्यू करेंगे, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।